हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, ये फाइनल वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें 91 यानी 91 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए हुए हैं। इसके अलावा जो पूरी सीरीज हमने 9 वीडियोस की और दी हुई है, अगर आप ये पूरी 10 वीडियोस देख लेते हो कायदे से, इस बात की गारंटी है पेपर में भैया अंधाधुंध गोले रंग के आ जाओगे। सर जी कहां मिलेगी सीरीज? डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल देंगे, पूरी देख डालो और सारी की सारी पीडीएफ जो अपना टेलीग्राम चैनल है बीडी कैडेट बीएससी, वहां पर फ्री में मेरे भाई दे दी हमने। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की ये लास्ट वीडियो है फिलहाल। अभी आने वाले टाइम में जब दोबारा से कभी सेकंड सेमेस्टर लौट के आएगा तब बनाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये 91 क्वेश्चन है मेरे भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। केमिस्ट्री पूरी बना चुके हैं। आप कहोगे, कमेंट करोगे तो केमिस्ट्री की भी एक ऐसी पीडीएफ दे देंगे जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। उसके अलावा पूरी प्लेलिस्ट को जरूर देखना भाई। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री। सर जी ये केमिस्ट्री नहीं है, पहली बात ये क्या है सर जी? ये है फिजिक्स। गलत लिख गया है यहां पे, तो भैया ये है फिजिक्स। चलो सर जी, पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ ट्रांजिस्टर, यानी एक ट्रांजिस्टर के अंदर थोड़ी स्पीड बढ़ा के चलेंगे क्योंकि 91 क्वेश्चंस हैं और भैया 91 क्वेश्चंस को पढ़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इन अ ट्रांजिस्टर एन एमीटर बेस जंक्शन इज ऑलवेज। भैया जो एमीटर बेस जंक्शन होता है वो कैसा रखा जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए भैया। यहां क्या होता है बताओ? एमीटर होता है, ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है। इधर वाले ये क्या होते हैं? प्लस वाले को प्लस से, ये वाला फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है। ठीक है, और ये वाला क्या होता है? इधर वाला रिवर्स बाइसिंग में होता है। तो इसका मतलब ये है मेरे भाई कि एमीटर बेस जंक्शन कैसा रखा जाता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में रखा जाता है। और ट्रांजिस्टर इज इसेंशियली, यानी जो एक ट्रांजिस्टर है वो क्या है? करंट ऑपरेटेड डिवाइस है, यानी धारा इसमें प्रवाह होता है और उससे यह ऑपरेट होता है। तो एक ट्रांजिस्टर करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब अर्ध तरंग दिष्टकारी, यानी आधी धारा को, आधे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम इफिशिएंसी कितनी होगी? इफिशिएंसी मतलब दक्षता कितनी होगी, काम करने की क्षमता कितनी होगी? तो हाफ वेव रेक्टिफायर की काम करने की क्षमता होती है 40.60% भाई। ठीक है, सीआरओ कैन डिस्प्ले, एक सीआरओ यानी कैथोड रे ऑसिलेटर क्या दिखा सकता है? तो एसी और डीसी दोनों सिग्नल्स को ये दिखा सकता है। इन अ ट्रांजिस्टर अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है 0.9। थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलना है। पीडीएफ आपको दे देंगे मेरे भाई। जिन्होंने पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी अभी से देखना शुरू करो, 10 की 10वां वीडियो देख डालो, जाके पेपर देना, कोई टेंशन नहीं है। इन अ ट्रांजिस्टर अल्फा की वैल्यू इतनी है। बीटा की वैल्यू आपसे पूछ रहा, फार्मूला होता बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा का मान रख दिया, अल्फा का मान रख दिया, एक में से 0.9 जाएगा, 0.1 बचेगा, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दिया, 9 आंसर आ जाएगा भैया। ठीक है, वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर एस की वैल्यू बताओ फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर के लिए। तो फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर के लिए एस की वैल्यू होती है बीटा प्लस 1 होती है। लोकेशन ऑफ क्यू पॉइंट, जो क्यू पॉइंट होता है ट्रांजिस्टर के आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, वो कहां होता है? एबी एम्पलीफायर में। तो वो हमेशा क्यू पॉइंट होता है एक्टिव रीजन में। एबी एम्पलीफायर का क्यू पॉइंट एक्टिव रीजन में होता है। बीटा ऑफ अ ट्रांजिस्टर हैज करंट गेन, जो करंट गेन की वैल्यू होती है बीटा की, पिछले वाले वीडियोस में बताया था। हमेशा जिन्होंने पूरी सीरीज देखी है, कई क्वेश्चंस उन्हें इसमें से आते होंगे। तो बीटा की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा होती है। द करंट इन एन एलसीआर सर्किट इज ऑसिलेटरी, यानी करंट जो है ऑसिलेटरी होने की क्या कंडीशन है? ये ऑसिलेटरी होने की कंडीशन भैया क्या है? दोलनाकार होने की कंडीशन क्या है? R/12 का जो होल स्क्वायर है इसका मान 1/LC से कम होता है। सुपरपोजिशन थ्योरम कैन बी अप्लाइड। सुपरपोजिशन थ्योरम कब लगेगी? हमने आपको बताया था 3 थ्योरम्स है, थेवेनिन्स, नॉर्टन, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन थ्योरम कब अप्लाई होगी? जब उसके सर्किट कैसे होंगे भैया? सर्किट एलिमेंट लीनियर सर्किट एलिमेंट्स होंगे। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड की जो डिप्लेशन लेयर होती है, अवक्षय परत होती है, उसकी चौड़ाई जो है वो कब बढ़ जाती है? तो कब बढ़ेगी? इंक्रीजेस विद रिवर्स बाइसिंग। जब कभी रिवर्स बाइसिंग होगा, हमने आपको पढ़ा रखा है मेरे भाई, कैसे बताया था कि ये है पी, ये है एन। देखो ये है पी, ये है एन। रिवर्स बाइसिंग मतलब प्लस वाले को माइनस से जोड़ेंगे, माइनस वाले को प्लस से जोड़ेंगे, तो इसके होल्स इधर आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे और भैया जो डिप्लेशन लेयर उसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। द कलर ऑफ एलईडी डिपेंड्स, एलईडी का कलर किस पर डिपेंड करता है? तो द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है एलईडी को बनाने में, लाइट एमिटिंग डायोड को बनाने में, उस पे कलर डिपेंड करेगा भाई। फॉर अ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर है भैया, बीटा का मान दे रखा है, करंट गेन बीटा का मान 40 दे रखा है। आईबी यानी बेस करंट 25 माइक्रो एम्पियर दे रखी है। आईई मतलब
एमीटर करंट पूछ रहा है, फार्मूला होता बीटा बराबर IC अपान IB। कम ऑन मेरे भाई, बीटा बराबर क्या होता IC बटे IB होता है। यहां से IC बराबर क्या हो जाएगा बीटा इंटू IB, बीटा का मान रखा IB का मान रखा, 1000 माइक्रो एम्पियर आ गया। IE चाहिए है, IE बराबर होता है IB प्लस IC। IB हमें पता था, IC हमने निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, 1025 माइक्रो एम्पियर आ गया। मिली में बदलोगे तो 3 कम कर दो, 1.025 मिली एम्पियर हो जाएगा भाई, ठीक है। ट्रांजिस्टर इज एन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर कब होगा, जाहिर सी बात अभी बताया, बीटा बराबर फार्मूला क्या होता IC बटे IB, या फिर IC बराबर बीटा इंटू IB हो जाएगा। द फर्मी लेवल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, भैया ये भी बता चुके हैं, जो फर्मी लेवल होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल किसके बीच में होता है, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में लाई करता है एट 0 केल्विन। द डायोड वर्किंग एज वेरिएबल कैपेसिटर, कौन सा डायोड है जिसे एज अ वेरिएबल कैपेसिटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो वैरेक्टर डायोड होता है। द ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ एलईडी, एलईडी का जो ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है वो कितना होता है, भंजन वोल्टेज कितना होता है, 5 से 7.5 वोल्ट होता है। द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, ये सारे क्वेश्चन छठे हुए ब्रह्मास्त्र हैं। इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होता है, TI बराबर 2A/RB, कहता है रट लो, आएंगे ही आएंगे, हो सकता है 91 में से 50 प्लस क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं 91 में से फंस जाओ। अगर पूरी प्लेलिस्ट देख के जा रहा हो तो भाई चांदी काट दोगे, इस बात की गारंटी है सर जी, ठीक है। स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो स्पेक्ट्रम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए, किसने एक्सप्लेन किया, तो प्लांक्स रेडिएशन लॉ से उसे एक्सप्लेन करा गया। द वेवलेंथ लैम्डा एट विच अ ब्लैक बॉडी एमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन, यानी वो जो वेवलेंथ लैम्डा है जिसपे कोई ब्लैक बॉडी अंधाधुंध रेडिएशन को एमिट करती है, वो किस पर डिपेंड करती है, तो टेम्परेचर T के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर कितनी होती है, तो 1 होती है। ब्लैक बॉडी अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए तो इसे ब्लैक बॉडी कहते हैं, आदर्श कृष्णिका कहते हैं मेरे भाई। थर्मल रेडिएशंस किस किस कैटेगरी में आते हैं, तो इंफ्रारेड में आते हैं थर्मल रेडिएशंस। गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज अ गुड एमिटर ऑफ हीट, यानी जो अच्छे से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे वो अच्छे से हीट को एमिट भी करेंगे, ये किसने कहा, किरचॉफ ने कहा भाई, ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी K है, टेम्परेचर T है, सॉरी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हमें निकालनी है, अगर उसका टेम्परेचर T है, मोनो एटॉमिक गैस के, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT होती है। K क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा भाई। विच इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने का फास्टेस्ट मोड क्या है, रेडिएशन, विकिरण। सूर्य का प्रकाश हम लोग तक काहे के द्वारा आता है, रेडिएशन के द्वारा, विकिरण के द्वारा आता है भाई, ठीक है। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी E है, प्रेशर P है, रिलेशन बताओ, P बराबर 2/3 E होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल द एंट्रोपी चेंज विल बी इक्वल टू, यानी जब पूरा साइकिल हो जाता है, पूरा साइकिल का मतलब जो कार्नोट साइकिल है जब वो कंप्लीट हो जाता है, कार्नोट साइकिल जो है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो एंट्रोपी चेंज कितना होता है भैया, एंट्रोपी चेंज 0 होता है। एंट्रोपी बोले तो डिसऑर्डर, अव्यवस्था कहते हैं उसे। एंथैल्पी रिमेन्स अनचेंज, यानी एंथैल्पी चेंज नहीं होती, H की वैल्यू चेंज नहीं होती है, किस प्रोसेस में, तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन जब होता है तब एंथैल्पी की वैल्यू चेंज नहीं होती है। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर को बढ़ाने पर आइस का यानी बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट जिस पे वो पिघलता है क्या हो जाता है, तो भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात दबाव बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फॉर वैन डर वाल्स गैसेस, यानी जो वैन डर वाल्स गैसेस होती है, करेक्ट रिलेशन क्या होता है, तो सभी को पता है Cp माइनस Cv बराबर क्या होता है, मेयर का फार्मूला, Cp माइनस Cv बराबर R होता है। द क्वांटिटी रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, तो जो टोटल हीट ऑफ द सिस्टम है वो चेंज नहीं होती। ताप जिसमें चेंज नहीं होता उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर चेंज नहीं होता उसे आइसोथर्मल कहते हैं। प्रेशर चेंज नहीं होता उसे आइसोबारिक कहते हैं, और जिसमें हीट चेंज नहीं होती उसे एडियाबेटिक कहते हैं। द इफिशियंसी ऑफ अ कार्नोट इंजन, दक्षता बताओ अगर कोई इंजन 127 डिग्री और 27 डिग्री के बीच में काम कर रहा है, ले भैया जो ज्यादा टेम्परेचर होगा वो T1 होगा, यानी सोर्स का टेम्परेचर होगा 127, जो कम होगा वो सिंक का होगा, दोनों में 273 जोड़ दिया, T1 का मान 400, T2 का मान 300 हो गया। अब हमें चाहिए होती दक्षता यानी इफिशियंसी, यानी ईटा बराबर होता 1 माइनस का T2/T1, T2 का मान रख दिया, T1 का मान रख दिया, काट पीट डाला, 100 से गुणा कर दी, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए 25% आंसर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिलेटेड टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कौन कौन रिलेटेड है, तो हीट रिलेटेड है, वर्क रिलेटेड है, इंटरनल एनर्जी रिलेटेड है। कोई पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसके कंजर्वेशन पे आधारित होता है, एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित होता है। When does the transistor act like an open switch, यानी जो ट्रांजिस्टर है वो कब
एक्ट करता है किसकी तरह, एक ओपन स्विच की तरह, जब वो कट ऑफ रीजन में होता है। काय में होता है, कट ऑफ रीजन। इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर द एरो इज पॉइंटेड टुवर्ड्स, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम बनता है उसमें एरो किसकी तरफ होता है, तो एरो मेरे भाई होता है एमीटर की तरफ, पीएनपी में बेस की तरफ होता है, याद रखना भाई। लाइटली डोप्ड रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में सबसे कम बाइसिंग किसकी होती है, तो आपको बता चुके हैं सबसे कम बाइसिंग होती है बेस की, क्योंकि ये सबसे पतला होता है, तो बेस की बाइसिंग सबसे कम होती है, लाइटली डोप्ड होता है। व्हाट आर द मेजॉरिटी कैरियर्स, एनपीएन में मेजॉरिटी कैरियर्स कौन होंगे, एनपीएन, एन का मतलब इलेक्ट्रॉन, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, पीएनपी में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे। द रेंज ऑफ बीटा, बीटा जो करंट गेन मतलब जो गेन है, करंट गेन है, उसकी जो रेंज है वो कितनी होती है, तो 20 से 500 होती है। एप्लीकेशन ऑफ सीसी कॉन्फ़िगर्ड ट्रांजिस्टर, यानी कॉमन कलेक्टर जो कॉन्फ़िगर्ड ट्रांजिस्टर होता है उसका क्या एप्लीकेशन है, किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। व्हेन इज द ट्रांजिस्टर सेट टू बी सैचुरेटेड, ट्रांजिस्टर को कब हम लोग सैचुरेटेड कह सकते हैं, जब VCE कॉमन एमीटर वोल्टेज जो है बहुत कम होता है। रिलेशन की बात करें तो बीटा बराबर अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। एक बार विकल्प में ऐसे पूछा गया है, दोनों तरफ प्लस जोड़ दोगे तो 1 प्लस बीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा आ जाएगा। द इनपुट रेजिस्टेंस इन अ सीबी, सीबी का मतलब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज गिवन बाई, जो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर होता है उसमें जो इनपुट रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब क्या, प्रतिरोध, B बटे I बराबर R, तो भैया B बटे I मतलब BEB, बेस की बात कर रहा है ना, कॉमन बेस, तो BEB यानी एमीटर बेस वाला वोल्टेज बटे में एमीटर वाले करंट को B अपॉन I को हम लोग R से लिखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर इज ट्रू, यानी कॉमन कलेक्टर के लिए ट्रांजिस्टर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, तो कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट जो हाई इनपुट इंपीडेंस होना चाहिए, आउटपुट इंपीडेंस लो होना चाहिए, इनपुट मतलब जो दिया गया, आउटपुट मतलब जो मिला, और करंट गेन यूनिटी यानी 1 होती है कॉमन कलेक्टर ट्रांजिस्टर के लिए। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन बाइस सर्किट, सबसे ज्यादा बाइसिंग करा जाने वाला सर्किट कौन सा होता है, वोल्टेज डिवाइडर होता है। इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर क्या क्या नाप सकता है, मल्टीमीटर बहुत सारी चीजें नाप सकता है, वोल्टेज नाप सकता है, करंट नाप सकता है, आर मतलब रेजिस्टेंस नाप सकता है, यानी ये सब कुछ लगभग नाप सकता है, तीनों चीजें। इन मेडिकल एप्लीकेशन, जो मेडिकल एप्लीकेशन होते हैं वहां पे सीआरओ का क्या यूज होता है, तो डिस्प्लेइंग कार्डियोग्राम जो होते हैं भैया, जो हार्ट वगैरह के जो भी जो फोटो वोटो खींचे जाते हैं तुम्हारी देसी भाषा में कहें तो भैया उन्हें दिखाने के लिए, कार्डियोग्राम्स को दिखाने के लिए सीआरओ का इस्तेमाल करा जाता है। मल्टीमीटर कैन बी यूज फॉर डीसी वोल्टेज मेजरमेंट बाई, अगर मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज के तौर में यूज करना है तो उसमें कनेक्टिंग सीरीज रेजिस्टेंसेस यानी उसके सीरीज में प्रतिरोधों को लगाना पड़ेगा भाई, ठीक है। आ सीआरओ कैन डिस्प्ले, सीआरओ क्या दिखा सकता है, तो एसी सिग्नल यानी अल्टरनेटिंग प्रत्यावर्ती वालों को भी दिखा सकता है, डीसी सिग्नल को भी दिखा सकता है। सीआरओ का यूज क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए, दिखाने के लिए, सिग्नल्स को दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल करा जाता है। इन रेडियो एप्लीकेशन, रेडियो एप्लीकेशन में इसका क्या इस्तेमाल है, तो अ वाइड रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसीज की एक वाइड रेंज को पता करने के लिए, मेजर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सीआरओ का इस्तेमाल करते हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी डिराइव्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिराइव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कह रहा इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन नहीं, हवा में डिराइव थोड़ी कर लेंगे, इसका मतलब गलत है, हमें ऑब्जर्वेशन की जरूरत पड़ेगी। और हमेशा जीरोथ लॉ जो है भैया वो काहे से, टेम्परेचर से कनेक्टेड होता है, तो कभी भी इस तरीके से आए जीरोथ लॉ किस क्वांटिटी को दिखाता है, किससे रिलेटेड होता है, किस स्केल को क्रिएट करता है, तो जीरोथ लॉ से कनेक्टेड है टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट लॉ से कनेक्टेड है एनर्जी, तो ये याद रखो चीजें। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट सिलेक्ट कर लो, हीट इज पाथ वेरिएबल, यानी हीट जो है वो पाथ पे डिपेंड करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखो किस पे आधारित है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे आधारित है। द इंटरनल एनर्जी ऑलवेज हैज, इंटरनल एनर्जी की हमेशा की निश्चित वैल्यू होती है, हमारी इंटरनल एनर्जी है उसकी एक निश्चित वैल्यू, अगर हम ऐसे ही चिल्लाते रहे, अभी थोड़ा टाइम ऐसा आएगा जैसे सुबह से कुछ खाना नहीं खाया है, अंधाधुंध निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, एनर्जी जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भैया इंटरनल एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो भैया इस वीडियो को बनाने के बाद चुपचाप घर जाएंगे, खाना खाएंगे, वापस आके फिर पढ़ाएंगे आके, भाई सीधी सी बात है। द इंटरनल एनर्जी इज हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट, यानी जो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, एक हीट है, एक ऊष्मा है जिसे इवॉल्व करा जाता है या एब्जॉर्ब करा जाता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम नियत होता है,
आयतन निश्चित होता है तब इवॉल्व की जाने वाली या फिर एब्जॉर्ब की जाने वाली हीट को ही इंटरनल एनर्जी कहते हैं। पीबी डायग्राम का जो एरिया होता है, पीबी डायग्राम जब हम लोग खींचते हैं, सभी को पता होगा, मान लिया पी और बी के बीच में डायग्राम खींचा तो जो एरिया इसके नीचे का होता है इसे काहे के बराबर होता है, तो ये वर्क डन के बराबर होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या है, पीबी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट, इसे हम लोग पाइसन्स की इक्वेशन भी कहते हैं। और आइसोथर्मल यानी समतापी के लिए पीबी बराबर कांस्टेंट होता है भाई, ठीक है। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस इफ वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, अगर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वॉल्यूम घट रहा है मतलब कंप्रेशन हो रहा है तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। उसके अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाएगा। टेम्परेचर चेंजेस ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल प्रोसेस, भैया देखो आइसोथर्मल का मतलब ही होता है समतापी, तो इसमें टेम्परेचर चेंज नहीं होगा यानी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की सबसे बड़ी यूनिट कौन सी होती है, तो किलोवाट घंटा होती है, KWH जिसे हम लोग कह देते हैं। अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी हैज अ यूनिक कैरेक्टर्स फीचर्स एज, यानी जो एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी खासियत क्या है, तो भैया वो गुड एब्जॉर्बर होती है, सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड अ गुड रेडिएटर यानी अच्छा एमिट भी करती है, सब कुछ एमिट भी कर देती है। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है, H बराबर U माइनस TS। हेल्महोल्ट्ज एनर्जी को काहे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल A से, ये भी पता होना चाहिए। गिब्स फ्री एनर्जी को फ्री एंथैल्पी भी कहते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला होता है G बराबर H माइनस का TS, पता होना चाहिए। बीन्स ब्रिज का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी और कैपेसिटेंस यानी धारिता को कैलकुलेट करने के लिए बीन्स ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, तो न्यूट्रल होता है। एन टाइप भी न्यूट्रल होता है, पी टाइप भी न्यूट्रल होता है, क्योंकि जो तत्व है, जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है, उसके बाद उतने प्रोटॉन है उतने न्यूट्रल, जो मिलाया गया वो भी न्यूट्रल। मान लिया फास्फोरस मिलाया गया, फास्फोरस का नंबर 15 तो उसमें 15 प्रोटॉन होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसका मतलब न्यूट्रल में न्यूट्रल मिलेगा तो रहेगा तो न्यूट्रल ही भाई। एट एब्सोल्यूट जीरो एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, भैया जो बाहरी वाला अशुद्धि मिला के चलने वाला मामला है, अगर जीरो है हमारे भाई, टेम्परेचर जीरो, तो उसमें कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, एक इंसुलेटर की तरह काम करेगा। द बिड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर ऑफ द पीएन जंक्शन, भैया पीएन जंक्शन में जो बिड्थ है डिप्लेशन लेयर की रिवर्स बाइसिंग में होगी तो बढ़ जाएगी। अब पीएन जंक्शन डायोड इज यूज्ड फॉर, पीएन जंक्शन डायोड को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, रेक्टिफायर के रूप में, अर्ध तरंग दिष्टकारी, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। When used as a voltage regulator, a Zener diode should be, भैया जब वोल्टेज रेगुलेटर की तरीके से हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो Zener डायोड किस फॉर्म में होता है, तो रिवर्स बाइसिंग में होता है, यानी प्लस वाले को माइनस से, माइनस वाले को प्लस से जोड़ा जाता है। द वैल्यू ऑफ रिपेल फैक्टर, रिपेल फैक्टर की वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए कितनी होती है, तो 1.21 होती है। Zener डायोड इज ऑलवेज यूज्ड, Zener डायोड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में, धारा वोल्टेज नियंत्रक के रूप में। द कॉज ऑफ Zener ब्रेकडाउन, Zener ब्रेकडाउन का कॉज क्या होता है, Zener भंजन का कॉज क्या होता है, तो बहुत ज्यादा डोपिंग हो जाती है तो Zener ब्रेकडाउन हो जाता है। द मटेरियल यूज्ड टू कोट इनसाइड फेस ऑफ सीआरटी, सीआरटी की फेस की पॉलिश करने के लिए, कोटिंग करने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो फास्फोरस का इस्तेमाल करते हैं। इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में होल्स के कारण करंट का फ्लो होगा, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा। ट्रांजिस्टर इज अ, ट्रांजिस्टर क्या है, तो करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है। ट्रांजिस्टर क्या है, करंट ऑपरेटिंग डिवाइस है, भी ऊपर भी हम लोग लिख चुके हैं। बैंड गैप सिलिकॉन के लिए कितना होता है भाई, 1.12 eV होता है, ऊपर आ चुका है। कंडीशन क्या होती है, तो 1/LC इज ग्रेटर देन R²/4L² होती है ऑसिलेटरी मोशन के लिए, ये ऊपर आ चुका है, यानी कई बार आए हुए इसलिए दिख रहा है आपको। LR परिपथ के लिए टाइम कांस्टेंट क्या होता है, L/R होता है। LC के लिए LC होता है, ठीक है। द थेवेनिन्स थ्योरम इज अप्लाइड फॉर द नेटवर्क्स इन विच, भैया थेवेनिन्स थ्योरम कब किन किन नेटवर्क के लिए अप्लाई होती है, तो AC के लिए भी और DC के लिए भी नेटवर्क्स के लिए अप्लाई हो जाती है। इन कॉमन बेस मोड, जो CB मोड होता है, द करंट गेन ऑफ अ ट्रांजिस्टर, कॉमन बेस मोड में जो करंट गेन होता है वो हमेशा 1 से कम होता है भाई, ठीक है। अल्फा बीटा के बीच में रिलेशन, तो अल्फा बराबर बीटा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया है, सॉरी एवरेज कह रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। मोस्ट प्रोबेबल का मतलब जो ज्यादातर लोग पसंद करें। हम कहें 1 करोड़ रुपए लोगे या फिर जो है छेना लोगे, तो हर आदमी क्या कहेगा 1 करोड़ रुपए लेंगे, तो ये मोस्ट प्रोबेबल हो गया। तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को Vm से लिखते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को Vrms से लिखते हैं, दोनों में रिलेशन होता है √2/3 Vrms। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है किसके, तो कंजर्वेशन ऑफ हीट टू वर्क, यानी हीट से वर्क में कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, कौन सा, सेकंड लॉ भाई, ठीक है। बीन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है, लैम्डा इंटू टी बराबर बी होता है, बी नियतांक होता है, तो लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट कह लो भाई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ,
एवरेज स्पीड, मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड कितनी होती है, औसत जो चाल है वो कितनी होती है, तो √8 kT/m होती है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भाई, ठीक है। द एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, जो एब्सोल्यूट स्केल होता है टेम्परेचर का वो किस पे डिपेंड करता है भाई, ठीक। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर कार्नोट साइकिल पे डिपेंड करता है, यहाँ पे छूट गया है, लिख लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद इन जूल केल्विन इफेक्ट द कांस्टेंट क्वांटिटी, जो जूल केल्विन इफेक्ट होता है, जूल केल्विन जो इफेक्ट होता है उसमें कांस्टेंट क्या होता है, तो एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट होती है। एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेस, सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है जब ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस, जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है, अनुत्क्रमणीय, जो वापस लौट के नहीं आएंगे, वहां पे अव्यवस्था बढ़ेगी तो सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डर। इन अ रूम यानी कमरे में अगर दरवाजा खुला हुआ है, काहे का, रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, तो कमरा जो है वो गर्म हो जाएगा। क्लासियस क्लैपेरॉनिक क्वेश्चन क्या होती है, dP/dt बराबर कैपिटल L यानी लेटेंट हीट अपॉन में कैपिटल T V2 माइनस का V1। मेरे भाई यहाँ पे 91 क्वेश्चंस हमने आपको दे दिए, ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो आपको पता क्या करना है, ये 91 क्वेश्चंस को कतई रट लेना है। क्यों, जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी ये PDF तुरंत आपको दे देंगे टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे, बिल्कुल फ्री चैनल है मेरे भाई, एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहाँ पे मिल गई होगी, बिल्कुल फ्री चैनल है, आराम से देख डालो, 91 विकल्पों को रट लो। उसके बाद मेरे भाई 9 ऑब्जेक्टिव हमने जो और वीडियोस बना रखी है फ्रेश वाली नई, उसी प्लेलिस्ट में ऐड करके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से पूरी प्लेलिस्ट को भगा के देख डालो, जाके पेपर दे आओ जाके। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तब भी 75 में 50 प्लस का कराओगे बहुत आराम से, किस्मत चल गई तो 50 में 50 का कराओगे, इस बात की गारंटी है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। केमिस्ट्री पूरी कंप्लीट करा दी है, फिजिक्स भी आपकी कंप्लीट हो गई है, और बाकी जो लोग भी देख रहे हो 4th वाले 6th वाले, सारी चीजें आपके लिए लाने की कोशिश है, इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।